अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद और आज हम बात करेंगे WHO रेबीज़ एक्सपोजर कैटेगरीज़ और ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वन की। अगर कोई रेबिड एनिमल डॉग डॉग या कैट या कोई भी एनिमल किसी इंसान को टच कर लेता है या लिक कर लेता है उसकी इंटैक्ट स्किन पे, यानी स्किन उसकी नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, उसको उसने लिक किया है, चाटा है या टच किया है, तो फिर हम इसको नो एक्सपोजर की कैटेगरी में लेंगे। और इसमें सिर्फ हमने वुंड को वॉश करना है अच्छी तरह। इसमें ना तो उसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और ना ही इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत है। अब कैटेगरी टू की तरफ आते हैं। इसमें निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन या माइनर स्क्रैचेस एब्रेजन्स विदाउट ब्लीडिंग, यानी यहाँ ब्लीडिंग नहीं होती, छोटी मोटी खराशें आती हैं। निबलिंग का मतलब है कि छोटी छोटी बाइट्स लेना, मतलब छोटा छोटा किसी चीज़ ने काटा है। इसमें यह याद रखना है कि ब्लीडिंग नहीं होती। अगर ब्लीडिंग होगी तो वो कैटेगरी थ्री में चला जाएगा, अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, जस्ट खराशें आई हैं, तो कैटेगरी टू में है, तो ये एक्सपोजर हो गया। तो इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम कैटेगरी थ्री की बात करें तो इसमें जो है ना सिंगल मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स होती हैं, सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स होती हैं, स्क्रैचेस होते हैं, और या तो कंटेमिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, या ब्रोकन स्किन को कोई रेबिड एनिमल चाट ले, या कोई बैट है, चमगादड़ है, वो जस्ट टच कर ले, तो ये कैटेगरी थ्री में आएगा और इसको हम सीवियर एक्सपोजर कहेंगे। इसमें हमने दोनों चीज़ें देनी है, यानी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन भी देनी है और इम्यूनो ग्लोबुलिन भी देना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि कैटेगरी वन में सिर्फ आपने वुंड को, यानी जो टच किया है जहाँ पे, उसको वॉश करना है, ठीक है। कैटेगरी जो टू है उसमें भी अच्छी तरह वॉश करना है, ठीक है, और उसके साथ वैक्सीनेशन देनी है, ठीक हो गया। इसमें वैक्सीनेशन देनी कैसे है? अगर आपने इंट्राडर्मल यानी स्किन के अंदर देनी है तो दो जगह पे लगानी है, दोनों बाजू में, डेल्टॉइड की स्किन में इंट्राडर्मल देनी है, और 0.1 ml डोज होती है, दोनों साइड्स पे लगेगी, 0 डे पे, थर्ड डे पे और सेवन्थ डे पे। अगर आपने एक ही साइड पे लगाना है, मतलब एक साइड पे लगाना है, वो इंट्रा मस्कुलर होगा और वो 1 ml देना होगा, वो भी 0, 3 और 7 डे पे देना है। और फोर्थ इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं अगर आपको शुगर है, HIV है, या आपका क़ुव्वत मुदाफ़त कम है या इम्यूनिटी कम है, तो उनको देते हैं। इसी तरह थर्ड शेड्यूल भी है, उसमें जो पहला 0 डे है उसमें 2 इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देते हैं, डोज वही 1 ml होगी, और बाकी जो 2 इंजेक्शन है वो सेवन्थ और 21st डे पे देते हैं। तो कैटेगरी टू में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह कैटेगरी थ्री है, उसमें सिमिलर वे है जिस तरह हम कैटेगरी टू में वैक्सीनेशन दी है, इसी तरह देनी है, लेकिन इसके साथ हमने रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है। तो इसमें रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे देना है? इसमें दो तरह की अवेलेबिलिटी है, उसमें एक तो ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है और दूसरी इक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है। जो ह्यूमन वाली है वो ज़रा महंगी होती है, और जो इक्वाइन है वो सस्ती है। जो ह्यूमन वाली है वो बेरी रैप पी के नाम से हमारे यहाँ अवेलेबल है, और जो दूसरी है इक्वाइन वाली, वो हमारे यहाँ इक्वी रैप के नाम से मौजूद है, अवेलेबल है। तो जो ह्यूमन वाली है, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसकी डोज़ हमने 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, मतलब हर किलोग्राम पे वज़न के हिसाब से उसको 20 यूनिट लगेंगे। और अगर इक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है तो वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से लगेगी। तो ये लगानी कैसे है? ये तो जहाँ वूंड है ना, तो वूंड के इर्द गिर्द लगानी है या उसके अंदर लगानी है, इन्फिल्ट्रेट करना है। अगर बच जाती है तो फिर हमने ये इंट्रामस्कुलर किसी डिस्टेंट जगह पे, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके राइट फुट पे काट लिया है किसी रेबिड एनिमल ने, तो आपने फिर लेफ़्ट डेल्टॉइड पे जो बच जाएगी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वो आपने इंट्रामस्कुलर देनी है, ठीक है। इसके साथ और भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने प्री एक्सपोजर, यानी किसी को किसी चीज़ ने, यानी रैबिड एनिमल ने काटा नहीं था, उसने एहतियातन प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन ली हुई थी, और उसको अब कैटेगरी थ्री वूंड आ जाता है, तो यहाँ फिर उसने रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगानी,
उसने सिर्फ रेबीज़ वैक्सीन लगवानी है। ठीक हो गया। मतलब फ़ायदा ये हुआ, प्री एक्सपोजर का फ़ायदा ये हुआ कि नेक्स्ट अगर बाइट हो जाता है तो फिर आपको वैक्सीन की ज़रूरत होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है इसकी एफिकेसी या ये कब तक प्रोटेक्ट करता है, तो ये लास्ट डोज़ है जो वैक्सीन की लास्ट डोज़ है, उसके 3 मंथ्स तक अगर दोबारा कोई बाइट हो जाता है तो फिर आपने सिर्फ वूंड का इलाज करना है, वैक्सीनेशन या इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगवानी। ठीक हो गया। इसके साथ अगर कैटेगरी 2 या 3 वूंड हो जाता है तो आपने अगर टेटनस की ज़रूरत है, आपकी इंडिकेशन बन रही है, इंडिकेशन ये है कि अगर पिछले 5 साल में मिनिमम किसी ने पिछले 5 साल में टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो वो साथ टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाएगा। और इसी तरह फिर वूंड का इलाज भी करना है। वुंड के इलाज में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, पेन किलर्स भी दे सकते हैं। अगर किसी का वुंड बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर उसको हम जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब पहले तो हमने वुंड को वॉश करना है अच्छी तरह, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन इनफिल्ट्रेट करके उसके बाद लूज स्टिचेस लगा सकते हैं और साथ एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो रैबिड एनिमल, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैबिड एनिमल की। अब रैबिड एनिमल किसको कहेंगे? एक तो उस जिस कुत्ते ने या जिस बिल्ली ने काटा है उसमें रेबीज़ की अलामत आ गई है, यानी उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसने अचानक से काटना शुरू कर दिया है, उसको बुखार हो गया है, उसके मुंह से झाग आना शुरू हो गया है, तो वो रैबिड का जाना जाएगा। ठीक है। या फिर वो जिस जानवर ने काटा है और वो गायब हो गया है या उसकी डेथ हो गई है तो फिर भी आपने उसको रैबिट के तौर पे लेना है। ठीक है। रैबिट के तौर पे लेना है, तो इसको हम रैबिट एनिमल कहते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें किसी बिल्ली ने या कुत्ते ने काटा था और 10 दिन गुजर गए हैं, कुत्ता और बिल्ली अभी तक बिल्कुल ठीक है और हमें भी कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 दिन तक ज़िंदा है वो जानवर जिसने काटा है, इसका मतलब उसे रेबीज़ नहीं थी। जिसको रेबीज़ होती है वो 7 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल करें। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को किसी डॉग या कैट ने काटा है और वो सही सलामत हैं और फिर भी वो अगर वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो एज ए प्री एक्सपोजर के तौर पे एक तो आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी, दूसरी वो प्री एक्सपोजर कंसीडर होगी। फ़र्ज़ करें कि कुत्ते ने आपको काटा, आपने वैक्सीनेशन लगवा ली और कुत्ता ज़िंदा रहा, मतलब 10 दिन के बाद भी वो ज़िंदा है, इसका मतलब कुत्ते को रेबीज़ नहीं थी। रेबीज़ आपको तब ही होगी जब एनिमल को रेबीज़ होगी। ठीक है। अगर एनिमल को रेबीज़ नहीं है तो आपको कहाँ से होगी? ठीक हो गया। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर 10 दिन के बाद भी कुत्ता ज़िंदा है और आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो आपने परेशान नहीं होना। वो जो वैक्सीन आपने लगवाई है वो अब एज ए प्री एक्सपोजर काम करेगी। ठीक हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।